हेलो सी एंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आपके लिए इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2025 एग्जाम्स के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर इशू कर दिया है। तो डियर, जो बच्चे जनवरी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी अच्छे से पढ़ें और ये ना सोचें कि कम पढ़ाई में काम हो जाएगा। कम पढ़ाई में या जो आईसीआई ने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है वो अगर आप कवर नहीं करेंगे डियर, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी डियर। और अब देखें साहब, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप खुद अपने भविष्य के आप क्रिएटर हैं। तो मेरा एज अ मतलब जिसको कह सकते हैं कि मतलब बड़ा भाई, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं। और इसलिए अभी भी समय है, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं जनवरी 2025 के लिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। हर एक सब्जेक्ट का आरटीपी आप देखें, इन्होंने अपना ट्रेंड अब इंस्टीट्यूट बदल रहा है, दैट इज क्लियर। और इनकम टैक्स के लिए जिनके जैन 2025 में एग्जाम्स हैं साहब, हमने सक्सेस बैच ऑलरेडी आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि जरा सा भी इनकम टैक्स में आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर आपको लगता है डाउट है, तो जरूर से उन क्लासेस को देखें। बहुत नॉमिनल फीस है। और अगर आप उतना भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे ऑफिस से मतलब कनेक्ट करें, हम आपको और ज्यादा डिस्काउंट अगर हो सका तो वो भी देने का प्रयास करेंगे। बट ऑब्जेक्टिव बस ये है कि सिलेबस अच्छे से कवर करें डियर, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चले फिर, एक्स्ट्रा बातें हो गई। आते हैं जनवरी 2025 के आरटीपी में। अच्छे से आरटीपी वाले वीडियो को देखें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने ना बहुत सारे क्वेश्चंस कवर नहीं किए। अगर आप एमटीपी देखते हैं इसके मुकाबले तो उसमें क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। आरटीपी में इतने क्वेश्चंस इन्होंने नहीं दिए, बट हाँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जो भी दिए। तो मेरे साथ साथ देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है केस सिनारियो एमसीक्यू। सागर एलएलपी इज एन अच्छा, सागर एलएलपी नाम ये इनका, सागर एलएलपी इज एन एलएलपी यूनिट सेटअप इन एसईजेड इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19 फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल। अच्छा, द यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस अंडर सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, तो अगर आप 18-19 में अगर आप अपने यूनिट को सेटअप करते हैं, आप एलिजिबल है 10AA के लिए, क्योंकि 2020 तक है। और अगर आपने 18-19 में सेटअप किया है तो प्रीवियस ईयर 23-24 आपका कौन सा प्रीवियस ईयर है सर? 18-19 एक निकल गया, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। सो अगर हम प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करें, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के डिटेल्स दिए हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज द 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो अगर ये 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो आपको अगर 10AA का डिडक्शन मिलेगा तो वो 50% ऑफ द प्रॉफिट्स मिलेगा। ठीक बात है। अच्छा, अच्छा, प्रॉफिट्स ऑफ यूनिट्स लोकेटेड इन एससीजेड 58 लाख रुपए। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ द अबव यूनिट रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर के एंड के 6 महीने के अंदर अंदर या विद इन सच टाइम एज मे बी अलाउड टू यू, आपको जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इंडिया में ब्रॉट अप करनी पड़ेगी। और इन्होंने 30/9/2024 तक 100 लाख रुपीस का एक्सपोर्ट टर्नओवर इंडिया में रिसीव कर लिया, तो ये एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा। और यहाँ ने लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स ऑफ अबव यूनिट, मतलब 60 लाख। तो हमारा जो टोटल जो टर्नओवर है इस मतलब एलएलपी से, दैट इज 160 लाख रुपीस का टोटल टर्नओवर। अच्छा, चल आगे बढ़ते हैं। सागर एलएलपी हैज 3 पार्टनर्स, मिस्टर राम, श्याम एंड गणेश। अच्छा, मिस्टर राम एंड श्याम आर वर्किंग पार्टनर्स। चले, वाइल गणेश इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। तो डियर, पार्टनर जो होंगे आपके वो वर्किंग भी हो सकते हैं, नॉन वर्किंग भी हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आगे आगे पढ़ेंगे। ऑल द 3 पार्टनर्स आर रिसीविंग रेम्युनरेशन ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, पर मंथ, पर अनम नहीं, पर मंथ। फॉर फ्रॉम द एलएलपी व्हिच इज ऑलरेडी डेबिटेड टू द पेंडल अकाउंट ऑफ द एलएलपी। अच्छा, तो ये जो 58 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये 1-1 लाख रुपए के तीनों पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देने के बाद है। तो मुझे बताएंगे आप क्या कि टोटल रेम्युनरेशन इन्होंने कितना पे किया? टोटल रेम्युनरेशन पेड कितना है साहब? एक पार्टनर को 1 लाख रुपए, 12 लाख रुपए एक पार्टनर को, 36 लाख रुपए। अच्छा, बट डियर फ्रेंड्स, याद करें जो रेम्युनरेशन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को अलाउड होता है वो सेक्शन 40B के हिसाब से होता है। और सेक्शन 40B कुछ बातें कहता है, वो कहता है नॉन वर्किंग पार्टनर को तो रेम्युनरेशन मिलेगा नहीं। तो नॉन वर्किंग पार्टनर मतलब गणेश जी का जो रेम्युनरेशन है वो तो हटा दो, मतलब 12 लाख रुपए हट गए। अच्छा, जहां तक वर्किंग पार्टनर का सवाल है, उनको जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो बुक प्रॉफिट के हिसाब से मिलेगा। और बुक प्रॉफिट में फर्स्ट 3 लाख रुपीज बुक प्रॉफिट, 1.5 लाख और 270 विच एवर इज हायर, रिमेनिंग बुक प्रॉफिट 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होगा वो नॉर्मल प्रोविजंस जो पीजीबीपी के हिसाब से होता है, पीजीबीपी हेड में उसी के हिसाब से होगा। प्लस अगर आपने कोई रेम्युनरेशन ऑलरेडी माइनस कर दिया उसको एड बैक कर देंगे। ठीक बात है। अच्छा,
ये सारी बातें तो इजी है, इसमें क्या था। अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्टर गणेश वाज एम्प्लॉयड इन XYZ लिमिटेड। चले तो फिर कुछ एमसीक्यू की बात करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउेबल एज डिडक्शन टू LLP फॉर असेसमेंट ईयर अंडर PGBP। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया नॉन वर्किंग पार्टनर के लिए तो LLP को रेम्यूनरेशन मिलेगा ही नहीं, जहां तक वर्किंग पार्टनर के रेम्यूनरेशन का सवाल है इसके लिए हमें बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट का जैसे कि हमने आपको मतलब बताया कि प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अंडर द हेड PGBP। तो डियर ये PGBP हेड का जो प्रॉफिट है ये 58 लाख रुपए ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस 58 लाख रुपए में से 36 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन माइनस किया गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कहते हैं साहब विच इज ऑलरेडी डेबिटेड, ये जो रेम्यूनरेशन है ये ऑलरेडी P&L अकाउंट में डेबिट किया जा चुका है। तो इसका मतलब 58 लाख रुपए प्लस 36 लाख रुपए, तो आपका रेम्यूनरेशन फॉर बुक प्रॉफिट कितना माना जाएगा सर? 58 और 36 कितने होते हैं? ये होते हैं साहब 94 लाख रुपीज। अच्छा, तो बुक प्रॉफिट होगा 94 लाख रुपीज। बट सर एक बात बताओ ना, सिर्फ इसमें 12 लाख रुपए जोड़ो ना नॉन वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन। नहीं डियर, जितना भी रेम्यूनरेशन आपने पे किया है चाहे वर्किंग पार्टनर को चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर को, सारा एडबैक होगा। हाँ, अगर आप इंटरेस्ट पे करते तो 12% तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड था, वो हम एडबैक नहीं करते। ठीक बात है। चले तो फिर 94 लाख रुपीस का अगर बुक प्रॉफिट है तो फर्स्ट 3 लाख रुपीस और बाकी 91 लाख रुपीस, तो बाकी 91 लाख रुपीस का इंटू 0.6 बोले तो 54,60,000 रुपए। और फर्स्ट 3 लाख के लिए 150 या 90% बोले तो 270। तो हमारा टोटल हमें रेम्यूनरेशन मैक्सिमम अलाउेबल कितना है सर? 57,30,000 रुपए। बट अच्छा, ये है मैक्सिमम लिमिट जो आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं टू मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम। गणेश जी को रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं है बिकॉज इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। अच्छा, और रेम्यूनरेशन आपने पे कितना किया है डियर? 24 लाख रुपए। तो आपको दोनों में से कम कौन सा है? 24 लाख। तो आपको रेम्यूनरेशन अलाउड कितना होगा? 24 लाख। दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। चले आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA2 सागर LLP। अच्छा, 10AA का डिडक्शन ध्यान दीजिएगा। 10AA का डिडक्शन कैसे निकलता है? प्रॉफिट्स ऑफ SEZ यूनिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अच्छा, और चूंकि ये 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो ये जो वैल्यू आएगी उसका 50%। ठीक बात है। अच्छा, तो प्रॉफिट्स ऑफ XYZ यूनिट बहुत ध्यान से 58 लाख रुपए दिया हुआ है, बट साहब ये प्रॉफिट्स नहीं है, ये 58 लाख रुपए में से 36 लाख का रेम्यूनरेशन माइनस किया गया था। तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या था फिर? 94 लाख होगा? नहीं, प्रॉफिट होता है साहब सारे खर्चे घटाने के बाद, सारे अलावेबल खर्चे घटाने के बाद। अच्छा, मैं अपने शब्द को रिफ्रेश करता हूँ। प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए सारे अलावेबल खर्चे माइनस करने के बाद। ध्यान दीजिएगा, इस 36 लाख रुपए में से अलावेबल रेम्यूनरेशन कितना है? सिर्फ 24 लाख। तो हमें 24 लाख रुपए ऐड नहीं करना 36 लाख रुपए में से, मतलब 12 लाख रुपए में ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ SEZ यूनिट कितना होगा? 70 लाख रुपए। प्लीज ध्यान दीजिए। अच्छा, फिर से SEZ यूनिट का प्रॉफिट था कितना बिफोर डिडक्शन ऑफ एनी रेम्यूनरेशन? सर 94 लाख रुपीज। SEZ यूनिट का रेम्यूनरेशन का प्रॉफिट था कितना बिफोर डिडक्शन ऑफ एनी रेम्यूनरेशन? 94 लाख रुपीस। इसमें से अलावेबल रेम्यूनरेशन का खर्चा कितना मिलेगा सर? 24 लाख रुपए। तो 24 माइनस तो करोगे प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है टैक्स पर्पसेस में? कि सारे के सारे अलावेबल डिडक्शन माइनस करने के बाद। तो सर अलावेबल डिडक्शन रेम्यूनरेशन का सिर्फ कितना अलाउड है? 24 लाख रुपए। तो 94 माइनस 24 बोले तो 70 लाख रुपए। अच्छा, तो 70 लाख का प्रॉफिट है। 70 लाख इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डियर 100 लाख रुपीज, और टोटल टर्नओवर है एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक 160 लाख रुपए। तो कितना बन गया? ये बनता है 4375, बट इसका 50%। ये बनता है 21 लाख समथिंग, कुछ अजीब सा है, 21,87,500 कुछ ऐसा है क्या? अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? 21,87,500। अच्छा, दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे थोड़ा सा देखेंगे। एंड अंडर सेक्शन 35AD टू मिस्टर गणेश। अच्छा, तो मिस्टर गणेश को 35AD में कितना डिडक्शन अलाउड है? 35AD में आपको 100% डिडक्शन अलाउड होता है, बट हाँ 35AD सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में मिलता है। और अगर 35AD अगर आप क्लेम करते हो तो आपके ऊपर AMT लग जाता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और 35AD आपको 100% डिडक्शन देता है ऑफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट 3 मैजिकल वर्ड्स। और वो 3 मैजिकल वर्ड कौन कौन से हैं? गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और लैंड। इन तीनों का खर्चा नहीं मिलता डियर। इसके अलावा जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किए हैं उसका 100% डिडक्शन इन द सेम प्रीवियस ईयर मिल जाता है। क्या पुट टू यूज 180 दिनों वगैरह का जैसा कुछ कंडीशन है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस गणेश वाज एम्प्लॉयड, अच्छा हैविंग अ सैलरी, ही रिजाइंड। तो चले, अच्छा, ही सेट अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन पुणे
फॉर स्टोरेज ऑफ, बहुत ध्यान से, फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सेटअप करते हैं, इट इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ 35 AD। ठीक बात है। अच्छा, फुलफिलिंग द कंडीशंस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब आती है मुद्दे वाली बात। और इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस 90 लाख रुपीस, जिसमें से लैंड की कॉस्ट 30 लाख रुपए, तो लैंड की कॉस्ट अलाउड नहीं होगी, तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 90 माइनस लैंड की कॉस्ट, तो बचा 60 लाख रुपए। तो सर ये 60 लाख रुपए किसका खर्चा होगा? वेयर हाउस की बिल्डिंग वगैरह का खर्चा होगा, और जो लैंड की कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए, तो 60 प्लस 30 बोले तो 90। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी बिल्डिंग का कॉस्ट अलाउड होगा बोले तो 60 लाख रुपए। अच्छा, 35 AD में 60 लाख मिलेगा, इसमें क्या है? इन्होंने पूछा है कि 10 AA में कितना मिलेगा। 10 AA में हमने निकाला 21,87,500, अभी हमने कैलकुलेट किया था डियर, 21,87,500 अगर दिखाई पड़ आपको तो। और 10 और 35 AD में आपको मिल जाएगा 60 लाख रुपए। तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? अच्छा, ये मिल गया, और करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। आगे आते हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गणेश अंडर द रेगुलर प्रोविजन। ध्यान दीजिएगा साहब, रेगुलर प्रोविजन का मतलब होता है ऑप्शनल प्रोविजन। रेगुलर प्रोविजन का मतलब जो होता है आईसीआई के हिसाब से वो ऑप्शनल प्रोविजन है, 115 बीएससी नहीं है। 115 बीएससी में आप तभी कैलकुलेट करोगे जब इन्होंने स्पेसिफिकली आपको डिफॉल्ट रिजीम या 115 बीएससी लिखकर दिया हो। अदरवाइज अगर ये रेगुलर बोले, नॉर्मल बोले, ऑप्शनल बोले, आपको हमेशा ऑप्शनल रिजीम में ही जाना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गणेश अंडर द रेगुलर प्रोविजंस। तो टोटल इनकम, अच्छा ध्यान दीजिएगा, गणेश जी को क्या क्या चीजें मिल रही हैं? सर गणेश जी को मिल रही हैं, एक तो इनको मिल रहा है सागर एलएलपी से सैलरी, एलएलपी सैलरी। पर ध्यान दीजिएगा, एलएलपी सैलरी गणेश के एंड में टैक्सेबल नहीं है। प्लीज 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 डियर, मैं यही कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन गए जब हम थोड़ा सा इजीली हमारा काम चल जाता था, वो दिन चले गए साहब। इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो सीए फाउंडेशन जो आपका है वो किसी जमाने का सीए इंटर होता था, जो आज सीए फाउंडेशन है। अभी इन्होंने जो फाउंडेशन की आरटीपी इशू की है, वो किसी जमाने में इंटर की आरटीपी थी, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-12-15 साल पहले इंटर की आरटीपी थी, उसको फाउंडेशन की आरटीपी को बना के दे दिया। तो अगर फाउंडेशन, अगर किसी जमाने का इंटर आज का फाउंडेशन है, तो आज का जो इंटर है आपका वो किसी जमाने का फाइनल होता था। आर यू गाइस गेटिंग? तो थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अच्छा, तो एलएलपी सैलरी अब गणेश के हैंड में टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज गणेश के हैंड में ये सैलरी तब टैक्सेबल होती जब इस सैलरी का सागर एलएलपी को डिडक्शन मिलता। इस सैलरी का सागर एलएलपी को डिडक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि सागर एलएलपी 40B के हिसाब से नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी पे करेगी, तो उसका डिडक्शन सागर एलएलपी को नहीं मिलेगा। वो पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो एलएलपी के ही हैंड में टैक्सेबल होगी। तो सर एलएलपी के हैंड में भी टैक्स कर दो, पार्टनर के हैंड में भी टैक्स कर दो। डियर्स, एक ही इनकम को दो जगह टैक्स करोगे तो क्या डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर सागर एलएलपी को इस सैलरी का डिडक्शन मिल जाता तो हम गणेश के हैंड में इसे पीजीबीपी हैंड में टैक्स कर देते, और अगर सागर एलएलपी को इसका डिडक्शन नहीं मिल रहा तो हम गणेश के हैंड में कैसे टैक्स कर दें? आर यू गाइस गेटिंग? ना इंसाफी तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो गणेश को जो एलएलपी सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं है। दूसरा, इनको एक और जगह से सैलरी मिली है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, XYZ लिमिटेड से, जो XYZ से जो सैलरी मिली है इनको, ये मिली है 80,000 रुपए पर मंथ, बट ये सिर्फ 6 महीने तक इन्होंने वहां पे काम किया। तो 80,000 इंटू 6 बोले तो 480, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो 430। बहुत क्विकली आपको डियर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम आपके पास नहीं रहेगा, तो बहुत क्विक आपको होना पड़ेगा। अच्छा, XYZ सैलरी 430 हो गई, तो ये तो सैलरी इनकम है, बट हाँ पीजीबीपी की इनकम भी है, तो चूंकि ये नॉर्मल प्रोविजंस में है तो इसका मतलब इनको 35 AD मिल जाएगा। तो पीजीबीपी में इनकम कितनी है? इनकम है 110 लाख रुपए, और माइनस 35 AD का डिडक्शन कितना मिलेगा? सर लैंड की कॉस्ट के अलावा 60 लाख रुपए, तो ये बनता है 50 लाख रुपए। अच्छा, तो ये ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया? GTI 54,30,000 रुपीज। अच्छा, क्या ATC से ATU मिलेगा? हाँ, क्योंकि ये ऑप्शनल रिजीम में है, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस में है, रेगुलर प्रोविजंस में है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने 150 PPF में कंट्रीब्यूट किया है, तो ATC का मिल जाएगा 150, और इन्होंने साथ में बहुत ध्यान से इन्होंने 90,000 रुपए इंश्योरेंस के पे किए हैं टुवर्ड्स, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के पे किए हैं 90,000 रुपीज। बट आगे के शब्द बहुत जरूरी हैं, 36 महीने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 36 महीने के लिए मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब 80D कितना मिलेगा? अब डियर ये होता है, जरा सा अगर आप ध्यान ना दें एग्जाम में तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। अगर आपने इनकम गलत निकाल दिया, आप टैक्स लायबिलिटी गलत निकाल दो, क्योंकि एमसीक्यूज इंटरलिंक्ड होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको 80D रीड कराना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स।
अच्छा, इफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड इन लम सम फॉर मोर देन 1 ईयर, देन डिडक्शन अलाउेबल अंडर दिस सेक्शन, मतलब एटीडी में लिमिट कितनी है, 25,000 रुपए। अगर आप खुद स्पाउस वगैरह के लिए पे करते हो, अगर अपने पेरेंट्स के लिए भी देते हो तो 25 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अच्छा, फॉर ईच ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वुड बी इक्वल टू द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन, तो इसका मतलब हर साल आपको अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन जितना डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब होता है द प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज पेड एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच इंश्योरेंस वुड बी इन फोर्स। ध्यान दीजिए, आपने डियर ये प्रीमियम पे कब किया है, आपने पे किया है 1/10/2023 को, और ये वैलिड कितने समय के लिए है, 36 महीने के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज, ये कब पे किया है डियर, ये पे किया है 1/10/2023 को। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितने प्रीवियस ईयर के लिए ये वैलिड है। अगर मैं 1/10/2023 को पे करता हूं तो प्रीवियस ईयर 23-24 तो आ गया, बट सर प्रीवियस ईयर 23-24 तो सिर्फ 31/3/24 तक चलेगा, तो 31/3/24 तक मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया। बट इस चक्कर में तो सिर्फ 6 महीने बीते हैं, मैंने तो 36 महीने के लिए दिया है, तो अगले 12 महीने किसको कवर करेंगे, 1/4/24 से लेके 31/3/25, तो ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर 24-25। ये सिर्फ 12 महीने को कवर करता है, अभी 18 महीने बीते हैं, अभी 18 महीने और हैं। अगला 1/4/25 से लेके 31/3/26, ये प्रीवियस ईयर हो गया मेरा 25-26, अभी भी 12 महीने बीते हैं, 6 महीने और हैं, तो ये चलेगा 1/4/26 से लेके 30, 4 5 6 7 8 9, 30 9 26, प्रीवियस ईयर 26। तो डियर ये पॉलिसी कितने प्रीवियस ईयर तक इन फोर्स रहेगी, प्लीज ये पॉलिसी कितने प्रीवियस ईयर तक इन फोर्स रहेगी, सर ये 4 प्रीवियस ईयर तक इन फोर्स रहेगी। लॉ क्या बोलता है, कितने प्रीवियस ईयर में एलोकेशन करो, उतने प्रीवियस ईयर में जितने प्रीवियस ईयर तक ये पॉलिसी इन फोर्स है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पॉलिसी मेरी इन फोर्स कब आ जाती है सर, 23-24 तक, और कब तक इन फोर्स रहती है, 23-24 में रहती है, 24-25, 25-26 और 26-27, और दो 26-27 के आधे साल रहती है, बट क्या प्रीवियस ईयर 26-27 में इन फोर्स तो है पॉलिसी। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ है कि 100 मतलब फुल प्रीवियस ईयर इन फोर्स रहनी चाहिए, अगर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन फोर्स है तो भी एटीडी में ये काउंट हो जाएगा। प्लीज प्लीज, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो साहब तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो 4 प्रीवियस ईयर तक ये फोर्स में है, तो 90,000 इंटू 1/4, तो अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन के लिए 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 90,000, तो चारों प्रीवियस ईयर में आपको कितने का डिडक्शन एटीडी का मिलेगा, 22,500। आई होप आपको बात समझ आई होगी डियर। तो एटीडी में मुझे मिल गया 22,500, तो मेरा जो टोटल इनकम आएगा डेट वुड बी, अच्छा 52,57,500, 52,57,500। चलें फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम पास नहीं करते आपका। व्हाट इज द 52,57, अच्छा पहले ही ऑप्शन सही। चलें, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गणेश अंडर द डिफॉल्ट रेजिम। अच्छा, डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स लायबिलिटी, तो डिफॉल्ट रेजिम में सैलरी तो सेम रहेगी, सैलरी हमने कितनी निकाली थी, 430। हाँ, डिफॉल्ट रेजिम में आपको 35 एडी नहीं मिलेगा, तो पीजीबीपी कितना है, पीजीबीपी में जो है वो 110 है, 110 लाख रुपए, बट इसमें से हम 35 एडी माइनस नहीं करेंगे, बट हाँ डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको लैंड के लिए नहीं मिलेगा, बिल्डिंग के लिए मिल जाएगा 6 लाख रुपए। बट अगर आप देखेंगे तो आपने ये जो अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था, ये जो बिजनेस इन फोर्स आया था वो आया था 1 दिसंबर 2023 से, तो इसका मतलब पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज, तो आपको जो 60 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन मिलेगा 10% के रेट से, वो 50% मतलब 180 डेज से कम है, तो 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट, मतलब आपको अकॉर्डिंगली इस हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। और कितना था, 110 लाख रुपए। अच्छा, तो जल्दी जल्दी, तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर ले मेरे साथ साथ। आ गया, तो डेप्रिसिएशन आपको मिल गया डियर, बिल्डिंग की कॉस्ट 60 लाख रुपए, इसका 10% तो रेट तो है, बट ये 1/5 या 50% भी आप कर सकते हैं, तो ये 3 लाख रुपए बनता है, तो ये मेरे हिसाब से 107 लाख रुपए बनता है। तो टोटल बन गया 107 प्लस 4.3, ये बनता है 111.30। अच्छा, 1,11,30,000 रुपए, तो इसका मतलब ये 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से भी ज्यादा है, तो सरचार्ज 15% का लगेगा। तो जल्दी से आप मुझे टैक्स लायबिलिटी बता दें, क्या आप यहाँ पे स्लैब वगैरह में जाओगे, नहीं, हमने आपको शॉर्टकट दिया था कि अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो पहले 15 लाख की जो इनकम जो टैक्स बनती है वो बनती है 1.5 लाख रुपए, और उसके ऊपर 30% लगा दो, तो इसका मतलब 1,1,1,30 माइनस 15 लाख इंटू 30%, तो ये बनता है कितना, 28,89,000, आप भी कैलकुलेट करें, प्लस 1.5 लाख, तो प्लस 1.5 लाख जोड़ के कितना बनता है, ये बनता है 30,39,000 प्लस 15% का सरचार्ज,
ये बनता है 3494850 प्लस 4%। अच्छा, तो ये बनता है 3634644, राउंड ऑफ होके 3634640। अच्छा, 3634640, समथिंग लाइक दिस। कुछ आंसर है क्या ऐसा? अच्छा, तो आंसर, अच्छा हाँ चलो, एक आंसर तो मिल गया। चलो, तो 4 का आंसर बनता है सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गणेश इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम? मतलब ऑप्शनल प्रोविजन में टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? ऑप्शनल प्रोविजन में साहब टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? अभी हमने टोटल इनकम निकाला था, तो ऑप्शनल प्रोविजन में टोटल इनकम कितनी है? 52,57,500। इसका टैक्स निकाल दो। 52,57,500 में से टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, 10% का सरचार्ज लग जाएगा। तो 52,57,500 में से 10 लाख माइनस करो, इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 प्लस 10% प्लस 4%, ये बनता है साहब 15,89,870 रुपए। बट हाँ, चूंकि यहाँ पे आपका 35 एडी आप क्लेम कर रहे हो, इसलिए ईएमटी भी लगेगा। और ईएमटी बोलता है कि अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से हम आपका टैक्स निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी निकली सर? 52,57,500। कितनी आई थी ना? 52,57,500। क्योंकि आपने 35 एडी क्लेम किया है, तो 35 एडी ऐड कर दो। और हाँ, 35 एडी आप ऐड तो करोगे, बट जो डेप्रिसिएशन बनता है उसको घटा लेना। तो साहब 35 एडी हमने 60 लाख का क्लेम किया था, बट अगर हम 35 एडी क्लेम नहीं करते तो बिल्डिंग में हम 6 महीने के लिए 3 लाख का डेप्रिसिएशन तो क्लेम करते, तो 3 लाख माइनस कर दो, तो इसका मतलब 57 लाख रुपए जोड़ दो। तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम कितना बना? ये बना 10,95,7500। अच्छा, इसका 18.5% प्लस 15% का, अच्छा कितना बना? 1 लाख, मतलब 10,9750, 1,09,57,500 इंटू 18.5% प्लस 15% का सरचार्ज प्लस 4%। अजीब सा ही मुझे बनता है भैया। ये बनता है 24,460 रुपए, राउंड ऑफ हो गया। क्योंकि दोनों में से हायर क्या है सर? नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से बनता है 15,89,870 और ईएमटी के हिसाब से बनता है 24,24,460। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 24,24,460। आई होप डियर आपको बात समझ आई। तो देखेंगे डियर, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा है, कोई इजी क्वेश्चंस नहीं है। भले हम आपके साथ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस कोई इजी है नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Mr. Akshay, aged 59 years, an Indian citizen, traveled frequently out of India for his business trip as well as his outings. चले, he left India from Delhi airport on 20 अप्रैल 2023 एंड रिटर्न ऑन 15 अक्टूबर 2023। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में ये इंडिया में कितने दिन रहे हैं? 20 तारीख को गए थे, तो 20 तारीख इंडिया में माना जाएगा, तो अप्रैल में 20 दिन और 15 अक्टूबर को आ गए, तो सब 1 से लेकर 14 दिन अक्टूबर के हटा दो, तो 17 दिन अक्टूबर इंडिया में, नवंबर इंडिया में, दिसंबर इंडिया में, जनवरी इंडिया में, फरवरी 29 दिन की इंडिया में और मार्च 31 दिन की इंडिया में। कितना बना डियर? ये 20 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, 189 डेज बनता है। अच्छा, तो चूंकि आप इंडिया में प्रीवियस ईयर 23-24 में 189 डेज है, मतलब 182 डेज या उससे ज्यादा रहे, तो आप एक बात तो कंफर्म है कि आप इंडिया के क्या बन गए? रेसिडेंट। हाँ, अब आप दो चीजें हो सकते हैं, आप आया या तो आप आरओआर हो सकते हो या आप एनओआर हो सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, he was in India for less than 700 days during the 7 years immediately preceding the previous year। आप एनओआर बन जाओगे यदि आप दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दो। पहली कंडीशन क्या है? जिस साल की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 23-24, उसके प्रीवियस ईयर, उसके प्रेसिडिंग 10 प्रीवियस ईयर में से कम 9 प्रीवियस ईयर में आप नॉन रेसिडेंट हो जाओ, या फिर ये कंडीशन पूरी कर दो, या उसके 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में से जो कंबाइंड आप इंडिया में रहोगे वो 729 डेज या उससे कम रहोगे। आप यहाँ पे इंडिया में सिर्फ 700 डेज हो, तो इसका मतलब आप इंडिया के क्या बन गए? आपने एक कंडीशन पूरा कर दिया, तो यू हैव बिकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, सो यू हैव बिकम एनओआर। ध्यान दीजिएगा डियर, पहला क्वेश्चन शायद ये था कि चाहते क्या हो? अच्छा, मिस्टर अक्षय हैज शिफ्टेड आउट डिफॉल्ट रेजिम एंड वांट्स टू पे अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस। अच्छा, तो इनको इन्होंने आपसे इनका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस बन गया एनओआर। तो डियर, अगर आप एनओआर हो तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 5 के हिसाब से आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या क्या बनता है? कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी? इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम विच इज रिडीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम विच अकर अराइज इन इंडिया, इनकम विच इज रिडीम्ड टू अकर अराइज इन इंडिया, इनकम विच अकर अराइज आउटसाइड इंडिया। इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एनआर हो तो इनकम विच अकर अराइज आउटसाइड इंडिया बट ओनली फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया। ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी इनकम इनके टैक्सेबल होगी। अच्छा, एलटीसीजी ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ
श्यामा लिमिटेड इंडिया, अच्छा एन इंडियन लिस्टेड कंपनी। तो चूंकि ये एलटीसीजी एक इंडियन कंपनी का है, तो एज पर सेक्शन 911 सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया, तो साहब ये इनकम डीम्ड टू अकर अराइज इन इंडिया होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने अपने यूके बैंक अकाउंट में इस पैसे को रिसीव किया। तो आपका एलटीसीजी इंडिया में टैक्सेबल कितना होगा, 1 बार। डिविडेंड अमाउंटिंग टू 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम आरआईएल, तो अगर एक इंडियन कंपनी आपको डिविडेंड देती है डियर, तो सेक्शन 914 के हिसाब से वो डिविडेंड इंडिया में डीम्ड टू अकर अराइज होता है, भले इसका पैसा आपको दुनिया में कहीं भी मिला हो। मैं कहता हूं दुनिया छोड़ दो, इवन मंगल ग्रह में पैसा मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 40,000 रुपए का डिविडेंड है और आपने ना पैसा बोरो किया था, किसी से भी पैसा बोरो करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 57 में बोलता है 20% तक आपको उसका मतलब डिडक्शन अलाउड है। तो 40,000 है तो इसका 20% 8,000 रुपए हो गया। आपने 10,000 का इंटरेस्ट पे किया बट 8,000 मिलेगा, तो 32,000 रुपए आपका डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, 95 रुपए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में सेक्शन 1015 के हिसाब से 350 रुपए का डिडक्शन मिलता है, तो 6,000 रुपए। तो आपका जीटीआई कितना बन गया, प्लस 32,000 प्लस 6,000, 150 बनता है शायद। जीटीआई कितना बन गया, 150। अच्छा, और आप जो है वो ऑप्शनल रिजीम में टैक्स पे, आप जो है वो नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है तो आपको 80 टीटीए मिल जाएगा, इवन यू आर अ नॉन रेजिडेंट, मतलब इवन यू आर नॉट अ आरओआर, आप एनओआर ही क्यों ना हो, तो आपको 80 टीटीए मिल जाएगा 6,000 रुपए का। चल आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे मेरे साथ साथ। अच्छा, मिस्टर रोहन एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड इज पोस्टेड एट मुंबई। अच्छा, he was appointed on 1 मार्च 2023 on a scale of 60,000 2 80,000। इसका मतलब आपको मतलब सारे बच्चों को पता है 60,000 2,000 80,000 का मतलब पहले साल ऑफ अपॉइंटमेंट में आपको 60,000 मिलेंगे और उसके बाद हर साल 2-2 हजार रुपए आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा 80,000 रुपए होने तक। तो पहले साल आपको मतलब 1 मार्च 2023 से लेके 29 फरवरी 2024 तक आपको 60,000 मिलेंगे। 1 मार्च 2024 से लेके अगेन 1 साल तक आपको 62,000 रुपए मिलेंगे एज अ बेसिक पे, ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, डीए है 40% ऑफ बेसिक पे, जिसमें से 60% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, टेलीफोन अलाउंसेस 500 रुपए पर मंथ। अच्छा, बोथ मिस्टर रोहन इन कंपनी कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू आरपीएफ। आरपीएफ में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डीए टू द एक्सटेंट इट फॉर्म्स द पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक बात है। The company has provided him rent-free unfurnished accommodation in Mumbai owned by the company। तो आप आरएफए दे रहे हैं डियर, तो आरएफए में आपको जो है वो परक्यूसिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेक्शन 17 के हिसाब से। सेक्शन 17(2) रूल 3 है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, रूल 3 अमेंड हो गया था, और अमेंड कब से हुआ था, 1/9/2023 से अमेंड हुआ था। और पहले वाला रूल कब तक चल रहा था, 1/4/23 से लेके 31/8/23 तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने। तो 5 महीने पुराने रूल के हिसाब से और 7 महीने का आरएफए का कैलकुलेशन होगा नए रूल के हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं। द सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट फुली टैक्सेबल। अच्छा, रोहन हैज यूज्ड हिज ओन मोटर कार। अच्छा, जिसमें से साहब आपने ऑफिशियल पर्सनल दोनों के लिए, जिसमें से कंपनी ने खर्चा बियर किया, कोई बात नहीं। प्रोफेशनल टैक्स आपको अलाउड होगा इफ यू आर इन ऑप्शनल रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम अलाउड नहीं है, जिसमें से 1500 कंपनी ने पे किया है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर रोहन गिफ्टेड। अच्छा, चाहते क्या हो भाई, ग्रॉस टोटल इनकम बताएं अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस, बोले तो ऑप्शनल रिजीम 115 बीएससी नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से साहब काम में लग जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक पे, तो बेसिक पे देखेंगे मेरे साथ साथ। बेसिक पे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। तो अगर आप देखेंगे डियर, यहाँ पे जो पे स्केल है 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ था 60,000 पे, तो 1 अप्रैल 2023 को भी 60 चलेगा, 1 मार्च 2024 को ये 62 हो जाएगा, मतलब 11 महीने तक तो 60 मिलेगा, 12वें महीने 62,000 को मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 60,000 इंटू 11 प्लस 62,000 कितना बनता है डियर, 660 प्लस 62 बोले तो 40, बोले तो 722। अच्छा, प्लस डीए, डीए 40% ऑफ बेसिक पे है। अच्छा, ये बनता है 288,800, बट सर ये तो सिर्फ 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पार्ट होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता था। डीए कितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनाता है वो हम बाकी कैलकुलेशंस के लिए लेंगे। डीए फुली टैक्सेबल, तो ध्यान दीजिएगा डियर, बेसिक पे फुली टैक्सेबल और डीए भी फुली टैक्सेबल। और हाँ, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑप्शनल रिजीम में, मतलब 115 बीएससी नहीं है। चले, टेलीफोन अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, टेलीफोन अलाउंसेस 500 रुपए पर मंथ बोले तो 6,000 रुपए फुली टैक्सेबल। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कंपनी और रोहन, जो रोहन कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं होती, उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है उसका 12% तक अलाउड है। तो कंपनी ने 15%, तो अगर कंपनी का जो आरपीएफ है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी आरपीएफ, कंपनी आरपीएफ कैन आर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड
कंट्रीब्यूशन। तो कंपनी ने कंट्रीब्यूट कितना किया सर? 15% ऑफ बेसिक पे। तो बेसिक पे 722 है, इसका 15% बोले तो 108,300, बट अलाउड कितना है? 12% ऑफ सैलरी। तो सब सैलरी का मतलब क्या हुआ? बेसिक पे 722 प्लस डीए। डीए में सिर्फ उतना पोर्शन जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ऑल्दो डीए 288,800 है, बट इसका सिर्फ 60% काउंट होगा। तो 288,800 का 0.6 बोले तो 173,280, 173,280। ये बनता है 8589,95280। इसका 12% अलाउड है। अलाउड है आपको डियर 107434। अच्छा, ये राउंड ऑफ करके आ रहा है -10830। तो कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया 866, मतलब कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया 1,08,300, अलाउड है 1,07,434, तो टैक्सेबल है 866 रुपए। तो कंपनी ने जो पीएफ कंट्रीब्यूट किया उसकी जो टैक्सेबिलिटी आएगी डेट वुड बी 866 रुपए। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है डियर कि इंटरेस्ट जो अगर हुआ है वो 12% पे हुआ है। इंटरेस्ट डियर 9.5%, बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके 9.5% से जितना ऊपर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट अकर्ड कितना हुआ? साढ़े कितने 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 परसेंट? अच्छा, 12% पे 25,800। तो 25,800 अगर 12% पे है तो डिवाइडेड बाय 12%, तो 9.5% तक अलाउड होगा। तो ये आपको अलाउड कितना हो जाएगा? 20,425। तो साहब टैक्सेबल कितना हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा 5375, 5,537। चलो, अच्छा, तो इंटरेस्ट भी हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है डियर, द कंपनी प्रोवाइडेड हिम विद रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ध्यान दीजिएगा डियर, 1/9/2023 तक, मतलब 1/4/2023 से लेके 31/8/2023 तक जो प्रोविजन था वो ये था कि हम जो आपकी सैलरी का 15% लेंगे, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से एक्सीड करती है अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, मतलब 2001 के सेंसस के हिसाब से, और आप मुंबई में रहते हैं साहब, मुंबई की पॉपुलेशन कोई पता नहीं, कोई 3-4 करोड़ के आसपास है, तो वो 25 लाख तो आराम से क्रॉस हो गया। तो 15% ऑफ सैलरी होगा फॉर 1/4/2023 से लेके 31/8/2023 तक। पर 1/9/2023 और ऑनवर्ड्स जो है वो 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1/9/2023 ऑनवर्ड्स 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, मतलब 40 लाख के हिसाब के आसपास है, मतलब 40 लाख है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो मुंबई की पॉपुलेशन डियर ईश्वर की कृपा से कोई 3-4 करोड़ है, तो मुंबई, तो ये आपका बन जाएगा 10% ऑफ सैलरी। तो 1/9/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये बन गया 10% ऑफ सैलरी। तो डियर इतना ज्यादा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं, 1/4/23 से लेके 31/8/23 सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है, प्लस टैक्सेबल परक्विजिट्स। यहाँ पर टैक्सेबल परक्विजिट्स भी आते हैं। तो पहले 5 महीने, 4, 5, 6, 7, 8, पहले 5 महीने के लिए बेसिक पे कितना है? 60,000 रुपए का आपका पे स्केल है, 3 लाख। अच्छा, डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, डीए आपको मिला होगा 1/20, बट इसका रिटायरमेंट बेनिफिट का पोर्शन सिर्फ 72,000 बनेगा, 60%। और टेलीफोन अलाउंस मिला है, तो टेलीफोन अलाउंस इज एन अलाउंस व्हिच इज फुली टैक्सेबल, 5 महीने के लिए 2,500 रुपए। तो कितना बना साहब? ये बना 374,500। इसका 15%, तो ये बनता है 374,500 का 15% बोले तो, अच्छा, ये जो टैक्सेबल जो आपकी परक्विजिट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 56,175 रुपए। अच्छा, दूसरा सेकेंड ईयर 1/9/2023 से लेके 31/3/2024। यहाँ पे सैलरी में थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आखिरी महीने 62,000 रुपए बेसिक पे है, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, पहले 6 महीने तो 60,000 है, 7वें महीने 62,000 है, तो 60,000 इंटू 6 प्लस 62,000, क्योंकि आखिरी महीने जो है वो पे स्केल बढ़ गया, ये बनता है 4/22 प्लस डीए। डीए ऑल्सो मिलता है 40% है आपको, बट इसका सिर्फ 60% हम कंसिडर करेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, 101,280 प्लस टीए टेलीफोन अलाउंस, ये 3,500 रुपए बनता है। 3,500 प्लस 4/22, ये बनता है डियर कितना? 526,780, जिसका 10% बनता है 52678। अजीब सी वैल्यू आ गई, प्लस 56। अच्छा,
52,678 प्लस 56,175, ये बनता है 108853। आप भी कैलकुलेशन करके देखें सर। अच्छा, तो रेंट पे अकोमोडेशन 108853, बाकी सारी बातें होगी। अच्छा, डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी आपको मिल रही है, तो डोमेस्टिक सर्वेंट 2500 रुपए पर मंथ है, तो 25 इंटू 12 बोले तो 30,000 रुपए डोमेस्टिक सर्वेंट। अच्छा, रोहन हैज यूज्ड ओन मोटर कार, तो अगर आप ओन मोटर कार यूज करते हैं जिसका रिम्बर्समेंट कंपनी करती है, और अगर आप पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पसेस के लिए करते हैं, तो अगर इस मोटर कार की इंजन कैपेसिटी 1.6 सीसी मतलब 1600 सीसी तक है, क्योंकि उससे वो ज्यादा है, तो 2400 रुपए पर मंथ का डिडक्शन मतलब उसमें से माइनस कर दो, और अगर ड्राइवर साथ में तो 900 रुपए ऐड कर दो, तो कंपनी 50,000 का खर्चा कर रही है। इसमें से प्रपोज्ड वैल्यू में जो जेन्युइन यूजर्स हम मानेंगे वो 2400 इंटू 12, 28,800 मानेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना बन जाएगा 21,200 रुपए। अच्छा, मोटर कार 21,200। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स जिसमें से 1,500 कंपनी ने पे किया है, तो कंपनी ने आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज की है, सो दैट इज द अमाउंट विच इज योर लायबिलिटी इज पेड बाय द कंपनी, तो ये आपके लिए टैक्सेबल होगा प्रोफेशनल टैक्स बाय कंपनी, तो ये 1,500 रुपए में टैक्सेबल। इसमें कुछ ज्यादा कोई इशू नहीं था। चलिए, तो सैलरी वाला सारा कुछ हो गया। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 रोहन हैज गिफ्टेड 6 लाख रुपीज टू मिसेस रोहन, शी स्टार्टेड अ बिजनेस, तो इसका मतलब आपने अपने स्पाउस को 6 लाख रुपए गिफ्ट किया। स्पाउस के एंड में 56,210 नहीं लगेगा, स्पाउस मतलब रिसिपिएंट मतलब मिसेस रोहन के एंड में 56,210 नहीं लगेगा, क्योंकि ये रिलेटिव से मिला है। बट हाँ, जो अगर ये पैसे को अगर ये बिजनेस में लगाते हैं, तो बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रोपोर्शनेटली क्लब हो जाएगा इन द एंड्स ऑफ मिस्टर रोहन, ठीक बात है। अच्छा, तो इस 6 लाख रुपए को उन्होंने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया एज हर कैपिटल। अच्छा, और 1 अप्रैल 2023 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख रुपए, जिसमें से गिफ्टेड सम है 6 लाख रुपए, तो 6:10 के रेशियो में क्लबिंग होगी। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी सफर्ड अ लॉस, ध्यान दीजिएगा सर, अगर इनकम क्लब होता है तो लॉस भी क्लब होगा, तो कितना लॉस क्लब होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रोहन, 1,20,000 का लॉस है सर। रोहन का गिफ्ट जो कैपिटल की तरह से यूज हुआ 6 लाख, और टोटल कैपिटल जो यूज किया गया वो है 10 लाख, तो ये कितना बनता है ये। अच्छा, 72,000 रुपए का पीजीपीपी का लॉस, जो कि मिसेस रोहन के बिजनेस का है, जो मिस्टर रोहन का माना जाएगा, तो ये 72,000 का पीजीपीपी का लॉस है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है साहब कि जो 72,000 का लॉस जो पीजीपीपी का है वो सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, ये आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट ये 72,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, 72,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, ये 72,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे मिस्टर रोहन, ना कि मिसेस रोहन, ठीक बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सेट ऑफ का क्वेश्चन हर बार आता है। अच्छा, मिस्टर मयंक अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड, इनकम फ्रॉम सैलरी 27,540 कंप्यूटेड है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एसटीटी पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल, मतलब 112 है, तो अगर कोई लॉस 112 ए में कवर्ड है तो वो भी आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड होगा एज पर द नॉर्मल लॉस, ठीक बात है। पर डियर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेक्शन 74 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, तो चूंकि और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे दिखाई पड़ नहीं रहा, इसलिए इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो दिस लॉस इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन कानपुर, चलें लॉसेस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, तो जो इनकम है वो लॉसेस आप सेट ऑफ कर लें, क्योंकि दोनों लेट आउट प्रॉपर्टीज हैं। 550 माइनस 375, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम बचा वो बचा 175। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन मुंबई, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं इफ यू आर इन ऑप्शनल रिजीम, बट अगर आप 115 बीएससी रिजीम में तो वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो हमें देखना पड़ेगा मिस्टर मयंक कौन सी रिजीम में है साहब। मिस्टर मयंक जो है वो अच्छा कैरी फॉर कंटिन्यू विद द प्रोविजंस अंडर 115 बीएससी, तो 115 बीएससी में है, तो अगर आप 115 बीएससी में है तो 115 बीएससी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन मना करता है, तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो सर क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, ये आपका डेड लॉस है। अच्छा, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स नेट ऑफ टीडीएस, ऑनलाइन गेम 194 बीए 30% का टीडीएस कटता है, तो साहब जो ग्रॉस अमाउंट 50,000 होगा, जिसमें से 30% का टीडीएस काट के 35 मिला, तो ये आपकी इनकम कितनी बनी 50,000 रुपए। अच्छा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन 2 लाख और एडिशनल 50,000, एडिशनल कहां से दे दिया 115 बीएससी में एडिशनल अलाउड नहीं है, तो 3686 प्लस 50,000, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है, एडिशनल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है बिजनेस लॉस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो 535 अलाउड है। अच्छा, अनअब्सॉर्ब्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन ये भी अलाउड है, ब्रॉड फॉरवर्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी अलाउड है,
और लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ ओइंग इन मेंटेनिंग रेस कोर्सेज, अगर आपका कोई लॉस है फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ ओइंग इन मेंटेनिंग रेस कोर्सेज, तो ये सिर्फ और सिर्फ रेस कोर्सेज वाले इनकम से सेट ऑफ होगा, तो ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपका पीजीबी भी आपको समझ आया। इनकम कितनी बनी, 3686 प्लस 50,000 माइनस 535 माइनस 210 कितना बनती है, अच्छा ये बनती है 2991,000। चलें, इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया। चलें क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस और टीसीएस एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अच्छा, Mr. Arjun, a resident Indian, is in the retail business in Delhi and his turnover for financial year 22-23 was 9.9 करोड़। अच्छा, इसका मतलब अगर आप TDS या TCS 194Q या 2060 1H का कह रहे हैं तो मिस्टर अर्जुन बायर की तरफ से क्वालिफाई नहीं करेंगे फॉर 194Q TDS, क्योंकि उसके लिए 10 करोड़ रुपए का मिनिमम टर्नओवर चाहिए, मतलब 10 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए। अच्छा, he regularly purchases goods from another resident, Mr. Saurav, a wholesaler in Noida. जीएसटी रेट ऑन सच गुड्स 5%। ध्यान दीजिएगा साहब, 50 लाख का जो टर्नओवर कैलकुलेट होता है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेल्स वाज 49 लाख विदाउट जीएसटी, तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का सेल्स कितना है, प्लस 5% बोले तो 51,45,000 रुपए। अच्छा, मिस्टर अर्जुन मेड द पेमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ गुड्स 21 लाख रुपए, 26-25 और 4-20। अच्छा, मिस्टर सौरभ टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल 22-23 10.10 करोड़, तो इसका मतलब मिस्टर सौरभ जो है वो टीसीएस के लिए क्वालिफाई करते हैं अंडर सेक्शन 2061H। डियर, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन होता था किसी जमाने में, किसी जमाने में नहीं, सीए फाइनल के 1-2 अटेम्प्ट का सजेस्टेड आंसर उठा के देख लें, वहां पे आपको ये सीए फाइनल का क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा जो इंटर में दे दिया इन्होंने। अच्छा, एनी हाउ, तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि मिस्टर सौरभ जो है वो 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर की लिमिट को मीटअप कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में टीसीएस होगा 2061H का, टीडीएस 194Q का नहीं होगा। और साहब टीडीएस के मतलब टीसीएस कितना होगा, 50 लाख से एक्सीड करते हुए 0.1%। ठीक बात है, तो 51,45,000 रुपए माइनस 50 लाख इंटू 0.1%। अच्छा, 145 रुपए का टीसीएस होगा, और ये टीसीएस लास्ट वाले से हो जाएगा, लास्ट वाले में ही होगा एट अ टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो अगर आप देखेंगे तो पहले दो पेमेंट 21 लाख और 26,25,000, ये तो 50 के थ्रेशोल्ड को ब्रीच नहीं करते, बट जो लास्ट का जो पेमेंट इन्होंने 4,20,000 किया है 11/3/2024 को, ये 50 के लेवल को ब्रीच कर जाता है, तो 11/3/2024 को ही 11/3/2024 को ही ये 145 रुपए का टीसीएस भी मिस्टर सौरभ को कलेक्ट करना पड़ेगा मिस्टर अर्जुन से। अच्छा, आगे आते हैं। Mr. Raja paid rupees 12 lakh on 1/11/2023 to Mrs. Thomas Cook for a holiday package to Singapore for a week। ध्यान दीजिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कब पे किया डियर, 1/11/2023, मतलब नए रेट्स लगेंगे। अच्छा, कितना पे किया, 12 लाख रुपए। अच्छा, तो पहले 7 लाख 5%, 7 लाख से ज्यादा 20%। अच्छा, तो हॉलीडे पैकेज में टीसीएस कितना बनेगा, हॉलीडे पैकेज फर्स्ट 7 लाख और नेक्स्ट 5 लाख। 2061G के हिसाब से सर 5% बोले तो 35,000, 5 लाख बोले तो 20 लाख, मतलब 5 लाख बोले तो 20% 1 लाख, तो टोटल टीसीएस बनेगा 1,35,000। अच्छा, तो हॉलीडे पैकेज में टीसीएस बनेगा 1,35,000। चले, इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर मिस्टर राजा ऑल्सो रेमिटेड 10 लाख, और अगर आप अदर देन एजुकेशन और हेल्थ के लिए रेमिट कर रहे हैं तो पहले 7 लाख कुछ नहीं, उसके ऊपर 20%। अगर आप 10 लाख रेमिट कर रहे हैं, 10 लाख रुपए, रुपीज 10 लाख रेमिट, तो पहले 7 लाख कुछ नहीं, 3 लाख में 20% बोले तो 60,000, तो 1,35,000 और 60,000। इसमें डियर मैं आपको थोड़ा सा रीड कराना चाहता हूं, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पेज नंबर 105। देखेंगे बिफोर 1/10/2023, बट ये सारे के सारे पेमेंट जो है वो 1/10/2023 या उसके बाद हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे हॉलीडे पैकेज वाला जो पेमेंट हो रहा है डियर, ये नवंबर में हो रहा है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर, और रेमिटेंस हो रही है मार्च 2024 में, तो इसलिए ये वाले रेट्स लगेंगे, ये वाले ऑन और आफ्टर एक, तो ये वाला जो आपका है वो। अच्छा, इसमें तो दोनों में सेम है, बट यहाँ पे इन दोनों के लिए। अच्छा, और अगर ओवरसीज टूर पैकेज है तो फर्स्ट 5% अप टू 7 लाख, उसके ऊपर 7 लाख के ऊपर 20%, और अगर अदर पर्पसेस है तो अप टू 7 लाख कुछ नहीं और उसके ऊपर 20%। बट ध्यान देने वाली बात ये डियर कि जो हम जो थ्रेशोल्ड 7 लाख रुपए का लगाएंगे, तो हम वो इंडिविजुअली लगाएंगे, हम कंबाइंड करके लगाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रीड कराना चाहता हूँ पेज नंबर 107 पे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा,
तो सीबीडीटी ने कहा हुआ है कि ओवरसीज टूर पैकेज का 7 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड और अदर पर्पसेस का जो रेमिटेंस है उसका 7 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड ये अलग अलग लगेगा। अदर पर्पसेस में कोई भी पर्पस हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, वो कंबाइंड लगेगा, बट ओवरसीज टूर पैकेज का थ्रेशोल्ड 7 लाख अलग ले लो, बाकियों का 7 लाख अलग ले लो। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे ये दीज टू थ्रेशोल्ड्स अप्लाई इंडिपेंडेंटली, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंटली अप्लाई करेंगे। ओटीपी मतलब ओवरसीज टूर पैकेज अलग ले लो 7 लाख, और बाकी जितने भी आप एलआरएस के तहत रेमिट करते हो उसका कोई भी पर्पस होगा वो फिर इंडिविजुअली चला जाएगा। अच्छा, वो मतलब कंबाइंड में रहेगा। अच्छा, तो देखेंगे फॉर एलआरएस थ्रेशोल्ड ऑफ 7 लाख टू अप्लाई, फॉर परचेज ऑफ ओटीपी द थ्रेशोल्ड ऑफ 7 लाख अप्लाइज टू डिटरमाइन द टीसीएस। तो यहाँ पे जो हमने 7 लाख रुपए का जो थ्रेशोल्ड लिया है वो ओवरसीज टूर पैकेज का अलग से लिया है, और रेमिटेंस के लिए 7 लाख रुपए हमने अलग से लिया। बस ये बात आपको बतानी थी। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टीसीएस कितना बनेगा, 135 हॉलीडे पैकेजेस के लिए, और 10 लाख रुपए में जो रेमिटेंस हो रही है उसका 60,000। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मेरे साथ साथ देख लें। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर द रेगुलर प्रोविजन, मतलब 115 बीएसई यूज नहीं करना। अच्छा, Mr. Ramesh is an authorized wholesale distributor of fertilizers and other agriculture products. An analysis of his trading and profit and loss account for the previous year 31/3/2024 revealed the following information. अच्छा, नेट प्रॉफिट जो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने शो किया, दैट इज 74,43,000। द फॉलोइंग इनकम वेयर क्रेडिटेड, मतलब ऑलरेडी ये 75,43,000 में इंक्लूडेड है। रेंट रिसीव्ड 5,40,000। अच्छा, रेंट रिसीव्ड, रेंट यूजुअली हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। पीजीबीपी हेड में किसका रेंट टैक्सेबल होता है, जो कि इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्लीज प्लीज, पीजीबीपी हेड में साहब किस पर्सन का रेंटल इनकम टैक्सेबल होता है, द पर्सन हु इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज। बट रमेश किस चीज में इंगेज्ड है, सर जी ये तो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है फर्टिलाइजर्स और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, ही इज नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज, इसलिए जो रेंटल इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, रेंटल इनकम से जुड़ी हुई और बातें देख लेते हैं। तो रेंट है साहब 5,40, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट सारे, अच्छा म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 जो आपने बिल्डिंग के लिए पे किया था, अच्छा जिसको आपने पेंडल में डेबिट कर लिया। आगे बढ़ेंगे, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड रिमेनिंग हाफ इज लेट आउट। तो आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसका आधा आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो जो आधी बिल्डिंग आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, जो लेट आउट पोर्शन है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से हाउस प्रॉपर्टी हेड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको जीएवी निकालना है, इसके लिए आपको देखना पड़ता है म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, इसके अलावा आपको देखना पड़ता है फेयर रेंट क्या है, उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट से करना पड़ता है, फिर बाद में एक्सपेक्टेड रेंट लेना पड़ता है, मतलब वो फिर एक्सपेक्टेड रेंट आता है, फिर एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन करना है। यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया गया, शशि कह रहा था हमने रेंट रिसीव किया 5,40, हम यही मान लेंगे दैट इज जीएवी। तो हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी कितना बन गया 5,40। इसमें माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। तो अगर आप देखेंगे साहब, तो म्युनिसिपल टैक्स जो कंपनी ने, जो मिस्टर रमेश ने पे किया, रमेश नाम है मेरे साहब, हाँ जो रमेश ने पे किया है डेट इज 10,000। बट ये तो पूरी बिल्डिंग का है, हमने सिर्फ आधा हिस्सा रेंट पे दिया है, तो हमने सिर्फ आधा हिस्सा जो है उसका म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे 5,000। तो एनएबी कितनी आएगी 5,35, इसका 30% नॉशनली आपको मिल जाएगा, ये है 106500, और इंटरेस्ट कुछ है नहीं, 24 भी कुछ है नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कितनी आ जाएगी 535, ये शायद बनती है 374,500। अच्छा, तो हाउस प्रॉपर्टी हमारा हो गया डियर, हाउस प्रॉपर्टी की सारी वर्किंग हमने कर ली, हाउस प्रॉपर्टी हमारा टिक मार्क हो गया। अच्छा, इनकम टैक्स रिफंड आपने 15,000 रुपए क्रेडिट किया हुआ, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट टैक्सेबल, तो इसको माइनस कर दें 15,000। डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंपनीज, टैक्सेबल होता है बट ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, आपने इसको पीजीपी में शो किया हुआ है, दैट इज नॉट गुड। तो यहां से माइनस कर दें 2.5 लाख, आईएफओएस का हेड बना के प्लस कर दें 2.5 लाख। ये टैक्सेबल है बट पीजीबीपी में नहीं है, आईएफओएस में। अच्छा, रेट्स एंड टैक्सेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट इंक्लूड्स 1,000 रुपए पेड टुवर्ड्स लेट फाइलिंग ऑफ आईटी रिटर्न। आईटी मतलब इनकम टैक्स से जुड़ी हुई सारी लायबिलिटीज पर्सनल मानी जाती है, इसलिए उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने इसको रेट एंड टैक्सेस में माइनस कर दिया, तो प्लस करें 1,000 रुपए। अच्छा, सैलरीज डेबिटेड टू P&L अकाउंट इंक्लूड्स 35,000 पेड ऑन सिंगल डे बाय कैश, तो 43 10,000 रुपए ज्यादा पे करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड, प्लस 35,000 रुपए 43 का वैल्यूएशन है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन 1,20,000 पेड ऑन लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम एनबीएफसी, आपने एनबीएफसी से 10 लाख का लोन लिया था। चले, आउट ऑफ लोन 2 लाख वाज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। अच्छा, तो 10 लाख का जो लोन है इसमें से 2 लाख का जो लोन है वो तो पर्सनल पर्पस के लिए है, तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। 10 लाख के लोन पे इंटरेस्ट 1,20 है, तो 1,20 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 2 लाख, तो 24,000 का जो इंटरेस्ट है वो तो पर्सनल पर्पस के लिए है, तो ये नॉट अलाउड।
अच्छा, बाकियों के लिए जो बचा इंटरेस्ट कितना बचा, 24,000 तो अलाउड ही नहीं है जैसे, तो बाकी बचा साहब 96,000 रुपए। आगे बढ़ेंगे, कहते हैं साहब अच्छा, नो टीडीएस वाज डिडक्टेड व्हाइल पेइंग इंटरेस्ट, और बाकी का जो इंटरेस्ट आपने पे किया उसके लिए आपने टीडीएस नहीं किया, क्या आप टीडीएस करने के लिए लायबल थे, आपका टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए। अच्छा, आपका टर्नओवर साहब 1 करोड़ से एक्सीड करता है, मतलब 3 करोड़, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस। आपने टीडीएस नहीं किया, 40A लग जाएगा, और 40A लग के चूंकि आप रेसिडेंट को पे कर रहे हैं इसलिए 30% वो डिसअलाउ करा देगा। 96,000 इंटू 0.3, 28,800 ऐसे डिसअलाउ हो गया। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट में साहब 24,000 रुपए पर्सनल पर्पस के लिए इसलिए डिसअलाउड, और 28,800 चूंकि आपने टीडीएस नहीं किया, 40A लग गया इसलिए डिसअलाउड। आई होप आपको ये बात समझ आई इंटरेस्ट वाली। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्सेस 10,000 आपने डेबिट किया हुआ है, सिर्फ 5,000 बिजनेस पर्पसेस के पोर्शन से डील करता है, तो प्लस 5,000 करें, 5,000 जो आपको और लेना है वो आपने ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी हेड में 5,000 माइनस कर लिया, तो यहाँ पे पीजीबीपी हेड में 10 की जगह सिर्फ 5 मिलेगा, तो 5,000 जोड़ दें। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 40,000। यार क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो उसका सीधा असर प्रॉफिट पे आता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसका मतलब प्रॉफिट अंडर वैल्यूड है, तो इसके लिए प्लस प्रॉफिट में जोड़ें 40,000 रुपए। आई होप ये वर्किंग आपको दिखानी जरूरी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक चूंकि क्रेडिट साइड में होता है, तो अगर वो अंडर वैल्यूड है साहब तो प्रॉफिट आपका अंडर वैल्यूड हो जाता है। मैं छोटी सी वर्किंग आपको दिखा दूं। अच्छा, लेट्स से एक छोटा सा केस देख लें। ओपनिंग स्टॉक है निल, परचेज हमने किया था 1,50,000 रुपए का, सेल थी हमारी 2 लाख रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास लेट्स से 50,000 रुपए का। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं प्रॉफिट कितना आएगा? सर, ओपनिंग स्टॉक निल, परचेजेस 1,50,000, सेल्स 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए, तुम्हारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1 लाख रुपए। अगर मैं लेट से क्लोजिंग स्टॉक को जो कि 50,000 था मैं गलती से 10,000 रुपए लिख दूं तो क्या होगा, मतलब 40,000 से अंडर वैल्यू कर दूं तो क्या होगा, तो ओपनिंग स्टॉक तो कुछ नहीं है, परचेजेस 1.5 लाख रुपए, सेल्स है 2 लाख रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं गलती से 50,000 की जगह 10,000 लिख दूं, मतलब 40,000 से अंडर वैल्यू कर दूं, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा डियर, वो प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000। तो जो प्रॉफिट मेरा 1 लाख रुपए था वो प्रॉफिट मेरा घट के 60,000 रुपए हो गया। मतलब चूंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50 से घट के 10 हो गया, मतलब अंडर वैल्यू हो गया 40 से, तो कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा जो प्रॉफिट है वो भी लोअर हो गया 40 से। आई होप आपको बात समझ आई। तो प्रॉफिट के लिए वर्किंग में हम 40,000 ऐड कर देंगे। अच्छा, इनकम टैक्स रिफंड 2,000 रुपए इंटरेस्ट, तो इनकम टैक्स रिफंड तो टैक्सेबल नहीं है, बट उस पर इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, तो ये 2,000 रुपए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। आइए हुआ। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, एन अमाउंट ऑफ 45,000 वाज पेड बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस, तो 25,000 रुपए अलाउड, एटीडी में 25,000 रुपए क्लेम कर लो, क्योंकि आप ऑप्शनल रिजीम में आपको मिल जाएगा। अच्छा, एडवांस टैक्स आपने पे किया 15 लाख रुपए, तो एडवांस टैक्स जो आपने पे किया, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से 15 लाख माइनस कर देना। अच्छा, हाफ ऑफ द बिल्डिंग, ये हमने देख लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही सोल्ड हिज वैकेट लैंड ऑन 10/11/2023 फॉर 10 लाख। अगर आप अपना लैंड सेल करते हैं, दैट इज कैपिटल एसेट फॉर यू, कैप गेन अराइज होगा। अच्छा, आपने सेल किया 10 लाख रुपए में, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो था वो 14 लाख रुपए थी, तो साहब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टू सेल्स का रेशो 140% है, सेक्शन 50C 110% तक अलाउ करता है। तो हम यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 लाख रुपए जो आप बता रहे हो वो नहीं लेंगे, 50C के हिसाब से 14 लाख रुपए लेंगे। The FMV and SDV on 1 April 2001 was 4 लाख एंड 3 लाख। The land was acquired 5/8/1995 for 180। अच्छा, लैंड को अगर आप 1/4/2001 के पहले अक्वायर करते हैं तो आप उसकी FMV कंसिडर कर सकते हैं 1 अप्रैल 2001 को, बट लैंड और बिल्डिंग में अगर SDV इज लेस देन FMV तो हम SDV लेंगे। FMV एज ऑन 1/4/2001 है 4 लाख, SDV है 3 लाख, तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख होगा। बट सर यहाँ पे 180 का लैंड है और 10,000 रुपए हमने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, तो रजिस्ट्रेशन फीस इज एज गुड एज, आप इसको रजिस्ट्रेशन फीस को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी जोड़ सकते हैं, आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी ले सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आप लेते हैं तो 1/4/2001 के पहले की गई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम इग्नोर कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते, और अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करते हैं डियर तो 190 हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उससे अच्छा 3 लाख रुपए का हम FMV 1/4/2001 को ले लें एज एन SDV, बट FMV नहीं मिलके 3 लाख रुपए SDV मिलेगा। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो मुद्दे वाली बात क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 14 लाख रुपए, बट ये 14 लाख रुपए 50C के हिसाब से। अच्छा, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 3 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप देखेंगे साहब यहाँ पे 348 और 100, तो 3 लाख इंटू 3.4, ये बनता है 10,44,000 रुपए। तो आपका LTCG कितना आता है, ये आता है 356।